हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज इन विच, ऐसा कुछ पूछा गया है। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब क्या है ये हमें पहले पता होना चाहिए। तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब क्या है? रेफ्रिजरेटर हम घर में भी यूज़ करते हैं, तो हमें पता है रेफ्रिजरेटर का काम क्या है, कूलिंग इफेक्ट देना। रेफ्रिजरेटर किसके लिए यूज़ होता है? कूलिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। कूलिंग पर्पज़ के लिए मतलब क्या है, हमारा जो भी रेफ्रिजरेटर स्पेस होता है, ये जो हमारा रेफ्रिजरेटर का स्पेस है, रेफ्रिजरेटर का जो स्पेस है, इसे हमें क्या करना है, कूल करना है। मतलब इसका टेम्परेचर कैसा रहेगा दोस्तों? लो टेम्परेचर रहेगा। मतलब इसमें से हम क्या करेंगे, हीट निकाल लेंगे। हीट निकालेंगे और एटमॉस्फेयर में दे देंगे। एटमॉस्फेयर मतलब क्या? हाई टेम्परेचर बॉडी। हाई टेम्परेचर बॉडी को हम हीट निकाल के दे देंगे। जब इसमें से हीट निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कूल होता जाएगा। मतलब कूलिंग इफेक्ट हमें मिलता जाएगा। तो रेफ्रिजरेटर सिस्टम क्या है, इसमें क्या होता है, हम रिमूव्स हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी एंड डिलीवर इट टू द हाई टेम्परेचर बॉडी। मतलब हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए जो दिया गया है, जिसमें हम क्या करते हैं, लो टेम्परेचर बॉडी से हीट निकाल के हाई टेम्परेचर बॉडी को हम हीट दे देते हैं, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलता है। इसके उल्टा होता है जो हमें ऑप्शन बी दिया गया है, रिमूव्स हीट फ्रॉम हाई टेम्परेचर बॉडी एंड डिलीवर इट टू द लो टेम्परेचर बॉडी। तो इसे हम कहते हैं हीट पम्प कहते हैं दोस्तों। हीट पम्प जो कि एग्जैक्टली रेफ्रिजरेटर के उल्टा होता है, बराबर। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहीं पर आपके दो क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया है, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन मीन्स दैट हीट रिमूविंग कैपेसिटी इज। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब क्या होता है? तो देखिए, जैसे हम लेंथ को मीटर में गिनते हैं, जैसे हम कहते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है हमारा 100 सेंटीमीटर, तो उसी तरह से रेफ्रिजरेशन को भी कुछ यूनिट होता है, तो उसे हम टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं। जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम का यूनिट होता है, रेफ्रिजरेशन का यूनिट होता है, उसे हम टन में गिनते हैं। टन ऑफ रेफ्रिजरेशन कहते हैं, टीआर कहते हैं, कैपिटल टीआर, बराबर। तो इन्होंने पूछा है हमें 1 TR इज इक्वल टू 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इक्वल टू हाउ मच। तो वो होता है दोस्तों 210 किलो जूल पर मिनट। तो ये हो गया किलो जूल पर मिनट में। अभी अगर किलो जूल पर सेकेंड में निकालना हो, किलो जूल पर सेकेंड मतलब ही क्या है, किलो वाट। किलो जूल पर सेकंड को हम किलो वाट भी कहते हैं। किलो जूल पर सेकंड मतलब क्या, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, मतलब इसको 60 से डिवाइड कर दो, तो हमें आंसर मिल जाएगा 3.517 किलो वाट। तो ये रिलेशन जो है, ये कन्वर्जन जो है, ये आपको याद रखना है। ये आपको याद रखना है दोस्तों, बराबर। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज इक्वल टू 210 किलो जूल पर मिनट इक्वल टू 3.517 किलो वाट। दोस्तों ये क्वेश्चन लिख के रखिए, ये 100% आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। 100% ये हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब क्या, या तो आपको ओरल में पूछा जाएगा या फिर एग्ज़ाम में 100% ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इन वेपर कॉम्प्रेशन VCR सिस्टम, VCRS का मीनिंग होता है वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इन VCRS एक्सपेंशन वॉल इज आफ्टर दो। तो एक्सपेंशन वॉल कहाँ लगा होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो मेन उसमें 4 कंपोनेंट होते हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम निकल कर आपको बता देता हूँ कि कौन से 4 कंपोनेंट हमें वेपर कॉम्प्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हमें देखने को मिलेंगे। तो ये आपको यहाँ पर पता चलते ही आपको इसी पर 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, ये होता है हमारा सबसे पहले कंप्रेसर। सबसे पहले होता है कंप्रेसर जो कि आगे कनेक्ट होता है कंडेंसर को। कंडेंसर से आगे कनेक्ट होता है ये एक्सपेंशन वॉल को। एक्सपेंशन वॉल, उसके बाद में ये आगे जाके कनेक्ट करता है हमारा इवेपोरेटर को। इवेपोरेटर को कनेक्ट करता है और इवेपोरेटर कंप्रेसर को कनेक्ट करता है। तो इस तरह से दोस्तों ये साइकिल क्या होती है, क्लोज साइकिल होती है, कंटिन्यूसली चलती रहती है हमारी वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम इसे हम कहते हैं। तो हमें क्या पूछा गया है, एक्सपेंशन वॉल कहाँ लोकेट किया जाता है। तो वो होता है कंडेंसर के बाद में और इवेपोरेटर के पहले। तो हमें क्या पूछा गया है, आफ्टर पूछा गया है, मतलब किसके बाद में।
तो कंडेंसर के बाद में हमारा एक्सपेंशन वॉल लगा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंडेंसर। अगर किसके पहले लगा होता है पूछते तो क्या हो जाता हमारा आंसर, इवेपोरेटर हो जाता। तो यहाँ पर भी आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पर याद रखिए दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर एक लाइन निकाल दूँ इसके बीच में, यहाँ पर एक मैं लाइन निकाल दूँ, यहाँ पर एक बेसिक आपको ये भी पता होना चाहिए, जो ये लाइन के नीचे की साइड है ये होती है हमारी लो प्रेशर साइड, और यहाँ ऊपर की जो साइड होती है ये होती है हमारी हाई प्रेशर साइड। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, मतलब हमारा कंप्रेसर और कंडेंसर में प्रेशर कैसे होता है, हाई होता है। एक्सपेंशन वाले इवेपोरेटर में प्रेशर कैसा होता है, तो लो प्रेशर होता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टम। वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टम के 4 पार्ट हमें पता है। पहला पार्ट होता है कॉम्प्रेसर, जहाँ से हमारी सिस्टम स्टार्ट होती है, तो कॉम्प्रेसर से हमारी स्टार्ट होती है। फिर आता है हमारा कंडेंसर, सेकेंड नंबर पे कंडेंसर आता है। फिर आता है हमारा एक्सपेंशन वॉल, और फिर आता है हमारा फोर्थ नंबर का पार्ट जो होता है हमारा इवेपोरेटर। तो ये 4 कंपोनेंट होते हैं हमारे। अब इन्होंने क्या कहा है कि नॉट अ पार्ट ऑफ वेपर कॉम्प्रेशन, जो नहीं है। तो इसमें कंडेंसर है, एक्सपेंशन वॉल है, कॉम्प्रेसर है, तीनों भी हमारे पार्ट से। एब्जॉर्बर जो है वो हमारा पार्ट नहीं है, वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टम का ये पार्ट नहीं है, ये वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम का पार्ट है। तो कभी कभी वेपर एब्जॉर्प्शन भी यहाँ हो सकता है, पूछ सकते हैं विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, वहाँ पर भी इस तरह से कुछ ऑप्शन दे सकते हैं। या फिर विच इज़ द पार्ट ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, इस क्वेश्चन को अगर मैं उल्टा लिख दूँ कि विच इज़ द पार्ट ऑफ वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, तो एब्जॉर्बर ही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये बाकी की क्या है, हमारे वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टम के पार्ट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सपेंशन डिवाइस यूज इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज, मतलब कि डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में कौन सा एक्सपेंशन डिवाइस हम यूज़ करते हैं डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर के अंदर। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर हमारा क्या है, स्मॉल स्केल क्वांटिटी, मतलब स्मॉल होता है साइज़ में, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं कैपिलरी ट्यूब हम यूज़ करते हैं। जो भी स्मॉल साइज़ एप्लीकेशन हो गए उसके लिए हम कैपिलरी ट्यूब यूज़ करेंगे। और जो भी लार्ज साइज़ एप्लीकेशन हो गए, मतलब बड़े बड़े प्लांट में हम थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वॉल, ऑटोमेटिक एक्सपेंशन वॉल यूज़ करते हैं। तो टोटल हमारे 7 टाइप के एक्सपेंशन वॉल होते हैं दोस्तों, टोटल हमारे 7 टाइप के एक्सपेंशन डिवाइसेस होते हैं। तो ये हम आपको जब एक्सपेंशन डिवाइसेस का जब शुरू होगा लेक्चर, तो उसमें आपको पता चलेगा ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी देखिए, द टेम्परेचर चेंजेस विदाउट फेज चेंज इज कॉल्ड एज, तो कुछ डेफिनेशन के जैसा दिख रहा है, इज कॉल्ड एज आ गया, तो डेफिनेशन पूछी गई है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है सेंसिबल हीट, लैटेंट हीट एंड स्पेसिफिक हीट। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक हीट मतलब क्या होती है, लैटेंट हीट मतलब क्या होती है, और स्पेसिफिक हीट मतलब है। सेंसिबल हीट मतलब क्या है, हमारा टेम्परेचर जो है वो बढ़ेगा। सेंसिबल हीट में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, लेकिन फेज चेंज नहीं होगा, नो फेज चेंज। लैटेंट हीट में क्या होगा, हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर फेज चेंज होगा। और स्पेसिफिक हीट मतलब क्या है, स्पेसिफिक हीट होती है मतलब 1 kg मास को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए कितनी हीट लगी, उसे हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। हमें क्या पूछा गया है, टेम्परेचर चेंजेस विदाउट फेज चेंज। तो विदाउट फेज चेंज मतलब क्या, फेज चेंज नहीं होगा, सिर्फ टेम्परेचर चेंज होगा, इंक्रीज होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सेंसिबल हीट। फेज चेंज मतलब क्या, तो देखिए दोस्तों, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर हमारा वाटर है, हम उसे हीट करते, तो वो क्या होगा, अभी कुछ भी फेज चेंज नहीं करेगा, कुछ भी नहीं होगा, अभी फेज चेंज नहीं होगा कुछ भी। क्या होगा, सिर्फ 100 डिग्री सेल्सियस तक वो वाटर ही रहेगा, उसमें कुछ भी रूपांतर नहीं होगा। लेकिन अभी फिर भी हम इसे हीट कर रहे हैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या हो गया, टेम्परेचर तो चेंज हुआ, लेकिन वाटर का तो वाटर ही रहा। तो ये क्या हो गई, हमारी सेंसिबल हीट हो गई। अभी हमने क्या करा, इसे और हीट करा। अब 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये इसकी क्या होगी, स्टीम बनना शुरू हो जाएगी। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हमें क्या मिलेगी, पूरी की पूरी स्टीम बनी हुई मिलेगी। हमने हीटिंग तो चालू है, अभी क्या हो रहा है, फेज चेंज प्रोसेस हो रही है। मतलब क्या होगा, अभी यहाँ पर लैटेंट हीट, इसे हम कह देंगे लैटेंट हीट कहेंगे। क्यों, क्योंकि वाटर का क्या बन गया, स्टीम बन गया। टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, 100 डिग्री पर ही हमारा क्या बन गया, पूरा का पूरा स्टीम बन गया। तो इसे हम कहते हैं लैटेंट हीट।
लैटेंट हीट में हमारा फेज चेंज होता है, टेम्परेचर 100 का 100 ही रहा, और सेंसिबल हीट में हमारा वाटर का वाटर ही रहा, मतलब फेज चेंज नहीं हुआ, टेम्परेचर चेंज हुआ 0 से 100 तक। समझ में आ गया होगा अभी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेल कोलमन साइकिल इज, तो बेल कोलमन साइकिल हमारी रेफ्रिजरेशन की साइकिल है, इसे हम रिवर्स ब्रेटन साइकिल भी कहते हैं। तो यही यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन कि बेल कोलमन साइकिल क्या है, तो ये हमारी रिवर्स ब्रेटन साइकिल है। और रिवर्स ब्रेटन साइकिल को हम रिवर्स जूल साइकिल भी कहते हैं, जूल साइकिल भी कहते हैं, बराबर। तो ब्रेटन साइकिल तो आपने थर्मोडायनेमिक्स में सीखी होगी, थर्मोडायनेमिक्स के अंदर या फिर थर्मल इंजीनियरिंग के अंदर आपको, या फिर पावर इंजीनियरिंग के अंदर आपको ब्रेटन साइकिल के बारे में सीखने को मिला होगा। अगर रिवर्स साइकिल कर दे उसको, इंजन, ये एक इंजन की साइकिल है और इसे मतलब ये गैस टरबाइन में हम यूज़ करते हैं। ब्रेटन साइकिल हम क्या यूज़ करते हैं, गैस टरबाइन में। तो ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है कि ब्रेटन साइकिल का यूज़ करते हैं, तो गैस टरबाइन के लिए यूज़ करते हैं, और रिवर्स ब्रेटन हम रेफ्रिजरेशन के लिए यूज़ करते हैं। उसे ही हम बेल कोलमन साइकिल कहते हैं, और उसे ही हम जूल साइकिल भी कहते हैं, रिवर्स जूल साइकिल भी उसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ रेफ्रिजरेशन स्टार्ट्स फ्रॉम, तो हमने देखा था वेपर कंप्रेशन सिस्टम की डायग्राम देखी, तो वहाँ भी मैंने कहा था कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हमारी कंप्रेसर से रेफ्रिजरेशन सिस्टम स्टार्ट होती है। मतलब हमारा जो भी लो प्रेशर, लो टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट होता है, वेपर रेफ्रिजरेंट वो इन जाता है कंप्रेसर के अंदर, और कंप्रेसर के बाहर हमें हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट मिलता है। मतलब यहाँ पर हमारी रेफ्रिजरेशन सिस्टम स्टार्ट होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच कंपोनेंट इज़ यूज टू कन्वर्ट लिक्विड रेफ्रिजरेंट टू वेपर रेफ्रिजरेंट। लिक्विड का हमें क्या करना है दोस्तों, लिक्विड को कन्वर्ट करना है वेपर में। मतलब ये एक हीट एक्सचेंजर का ही टाइप है, जिसमें हम करने वाले लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने वाले। तो हमें पता है कि लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन क्या होता है, तो लिक्विड का वेपर में कन्वर्जन होता है इवेपोरेटर के अंदर। इवेपोरेटर के अंदर हमारा लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होता है, और अगर हमें वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट करना है, वेपर को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो वो होता है कंडेंसर के अंदर। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेपर का लिक्विड में किस तरह से करें। तो यहाँ क्या पूछा गया है, लिक्विड का वेपर में, तो लिक्विड का वेपर में होता है हमारा इवेपोरेटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपोनेंट इज कॉल्ड हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जैसे कि हमारा हार्ट होता है, मतलब हार्ट बंद हो जाए तो हमारी बॉडी कुछ काम की नहीं रहेगी, बराबर, हम कुछ वर्क नहीं कर पाएंगे। उसी तरह से रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हार्ट किसे कहा गया है, अगर रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर अगर कंप्रेसर ही ना हो तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम हमारी वर्क नहीं करेगी, बराबर। तो हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम किसे कहा गया है, तो कंप्रेसर को कहा गया है। तो ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पूछा जा सकता है। विच कंपोनेंट इज कॉल्ड हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसी तरीका सेम टू सेम क्वेश्चन आ सकता है। तो क्या याद रखना है, तो कंप्रेसर हमारा हार्ट होता है रेफ्रिजरेशन सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, फिर से 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में पूछा गया है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इज इक्विवेलेंट टू, अभी यहाँ पर किलोवाट में पूछा गया है। तो मैंने पहले ही कहा था कि 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब होता है 210 किलो जूल पर मिनट, मतलब ही क्या होता है 3.517 किलोवाट। कभी कभी सिर्फ 3.5 ही देगी, कभी कभी 3.517 देंगे, तो कुछ भी दो, आपको क्या करना है 3.5 वाला आंसर आपको टिक करना है। तो 3.517 करेक्ट आंसर होगा। घुमाने के लिए वो क्या करेंगे 3.157 दे सकते हैं, बराबर, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन आपको क्या याद रखना है 3.5 याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट सुटेबल रेफ्रिजरेंट फॉर कमर्शियल आइस प्लांट। कमर्शियल आइस प्लांट में कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज़ करते हैं, तो यहाँ आपको याद रखना है NH3 यूज़ करते हैं। NH3 का मीनिंग होता है दोस्तों अमोनिया। अमोनिया मतलब हमारा NH3 होता है, तो अमोनिया हम आइस प्लांट के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कंडेंसर एंड इवेपोरेटर ट्यूब्स इन फ्रीऑन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। फ्रीऑन रेफ्रिजरेशन सिस्टम मतलब क्या, जिसमें हम फ्रीऑन यूज़ करते हैं। फ्रीऑन ये हमारा एक रेफ्रिजरेंट है जो हम यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर। तो उसमें जो हम कंडेंसर और इवेपोरेटर में देखिए इस तरह के ट्यूब होते हैं, इस तरह से, ऐसे हमारा कंडेंसर और इवेपोरेटर है, जिसमें हमारा
लिक्विड या फिर वेपर जो भी हो, इवेपोरेटर के अंदर जाता है लिक्विड रेफ्रिजरेटर, बाहर निकलता है वेपर, और कंडेंसर के अंदर जाता है वेपर रेफ्रिजरेटर, बाहर निकलता है लिक्विड रेफ्रिजरेंट, बराबर। तो उसके जो ट्यूब्स है, ये जो ट्यूब्स बनाए गए इसे हम क्या कहेंगे, ट्यूब्स कहेंगे। तो ट्यूब्स जो बनाए जाते हैं तो वो किस मटेरियल की बनाए होते हैं, तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वो कॉपर के बनाए जाते हैं। किस चीज़ के बनाए जाते हैं, कॉपर के। तो क्यों, क्योंकि फ्रियोन और कॉपर पर कोरोजन रेजिस्टेंस एक्ट नहीं होता, कोरोजन रेजिस्टेंस। यहाँ पर हम फ्रियोन यूज़ करते तो फ्रियोन जो है, फ्रियोन की वजह से यहाँ पर कोरोजन मतलब कॉपर यूज़ करने पर वो फ्रियोन के साथ रिएक्शन क्रिएट नहीं करेगा। मतलब ये क्या है, हमारा कोरोजन रेजिस्टेंट मटेरियल है फ्रियोन के लिए, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं, कॉपर के ट्यूब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस इज ऑलवेज लेस देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, इक्वल टू 0, COP। कोएफिशिएंट ऑफ पर, जैसे दोस्तों हमारी हीट इंजन की इफ़िशियंसी हम फाइंड करते हैं, तो इफ़िशियंसी कभी भी हमारी लेस देन 1 होती है, बराबर। इफ़िशियंसी कभी भी लेस देन 1 होती है। सपोज 0.98 इस तरह से इफ़िशियंसी आती है, फिर हमें उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 98% इस तरह से हम इफ़िशियंसी दिखते हैं इंजन के लिए। उसी तरह से रेफ्रिजरेशन के लिए हमारी क्या होती है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस किस लिए होता है हमारा, रेफ्रिजरेशन के अंदर, जिसे हम COP कहते हैं। उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क सप्लाइड। वर्क सप्लाइड, वर्क हमें यहाँ पर देना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी हमें यहाँ पर देनी पड़ती है, वर्क देना पड़ता है, और हमें जो कूलिंग इफेक्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो इनका जो रेशो होता है तो वो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है दोस्तों, ऑलवेज ग्रेटर देन 1 होता है। मतलब COP हमारी कभी भी एक से ज़्यादा ही होगी, एक से बढ़कर ही होगी, तो ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा। COP इज इक्वल टू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन VAS विच फ्लूइड्स आर जनरली यूज। फ्लूइड्स मतलब क्या, कौन से रेफ्रिजरेंट। VAS मतलब क्या, हमारी वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। VAS मतलब क्या, हमारी होती है वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम, जो कि पुराने ज़माने में हम लोग यूज़ करते हैं। अभी फ़िलहाल सभी वेपर कॉम्प्रेशन सिस्टम ही यूज़ कर रहे हैं। तो उसमें कौन से रेफ्रिजरेंट यूज़ होते थे, तो उसमें यूज़ होता था अमोनिया एंड वाटर। अमोनिया और वाटर हम लोग उसमें यूज़ करते थे वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम के अंदर। हमने जो एक क्वेश्चन देखा था एब्जॉर्बर का, तो एब्जॉर्बर भी इसमें यूज़ होता था। तो उसके भी कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि जनरेटर, एब्जॉर्बर, बराबर। जनरेटर होता है, एब्जॉर्बर होता है, हीट एक्सचेंजर होता है, हीट एक्सचेंजर, बराबर। तो हमने इसे रिप्लेस कर दिया सिर्फ एक कंपोनेंट से वेपर कंप्रेशन सिस्टम में, जिसे हम कहते हैं कंप्रेसर। और इसीलिए ये कंप्रेसर को कहा जाता है हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसीलिए ही इसे कहा जाता है हार्ट ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जो कि हम वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में हम इसे यूज़ करते हैं। इन 3 कंपोनेंट के जगह पे हमने उसे रिप्लेस कर दिया है कंप्रेसर को। ये थे दोस्तों हमारे आज के MCQ क्वेश्चंस। और दोस्तों जो भी हमारे थर्ड ईयर के बाकी के सब्जेक्ट है, जैसे कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स, तो इसके जो भी MCQ क्वेश्चंस के सीरीज़ है, इसके जो भी वीडियोस है, तो हमने उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो प्लीज़ कमेंट करके बताना दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा। लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आगे के अच्छे MCQ आपको सीखने को मिलेंगे। थैंक यू।